हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के रिलेटेड कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या कैटेगरीज है रिप्रोडक्शन की, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डालते हैं। जबकि दूसरा, ह्यूमंस में स्पेसिफिकली कौन से ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स के क्या फंक्शंस हैं और उसके साथ ही जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लोग दोनों ही कैटेगरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं सेक्सुअल या एसेक्सुअल मीन से, और जो कि इस प्रोसेस को रिपीट कर सके अपने टर्न आने पर। ये लाइन भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं जहां न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म तो हो जाते हैं लेकिन वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इस पूरे डेफिनेशन को आपको समझना है, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस फंडामेंटल चीज़ पर पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। अगला है कि रिप्रोडक्शन के अलग अलग कैटेगरीज क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग नहीं होती जेनेटिक मटेरियल की, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें वेरिएशंस नहीं देखी जाती, या अगर होती भी है तो बहुत ही माइनर होती है। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बनते हैं ऑफस्प्रिंग जो होते हैं अपने पेरेंट्स के मुकाबले। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मिक्सिंग होती है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। गेमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम लोग जानते हैं गेमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू होता था, और इसके बारे में हमने सेल डिवीजन वाले में थोड़ा पढ़ा है। लेकिन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स में गेमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स बनते हैं और इसीलिए आगे चलकर जेनेटिक मिक्सिंग हो पाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके साथ ही ऑफस्प्रिंग्स के नंबर ज़्यादा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यू होते हैं ऑफस्प्रिंग्स। इसके साथ ही वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि टू पेरेंट्स जिनमें एक मेल और एक फीमेल होता है इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल एक रैपिड प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लोअर प्रोसेस है। इसे अब आप अपने रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करके देख सकते हैं। जब हमें कोई भी प्लांट स्पीसीज को या एनिमल स्पीसीज को बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना होता है और जल्दी प्रोड्यूस करना होता है, मास प्रोडक्शन करनी होती है, वहां पर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साथ लेते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि मैंगोज जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरह से हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं, और उसके थ्रू हम लोग मैंगो की लार्ज प्रोडक्शन करवाते हैं, मैंगो ट्रीज की, मैंगो प्लांट्स की। लेकिन जब हमें अलग अलग स्पीसीज बनवानी हो या फिर दो स्पीसीज के अच्छे कैरेक्टर्स को मिक्स करवाना हो, तो वहां पर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वहां पर हम लोग वेरिएशंस जनरेट करने की कोशिश करते हैं, बेटर वेराइटीज क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे आप अपने लाइफ से अगर रिलेट करके देखेंगे इन चीज़ों को, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा हेल्प मिलेगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं ह्यूमंस के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आप एक बार यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हें दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और एक्सेसरी। प्राइमरी ऑर्गन्स क्या हैं? जो गोनाड्स होते हैं, मतलब जहाँ पर गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है, जो मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज इस फंक्शन को प्ले करते हैं। तो ये वाले जो ऑर्गन्स हैं इन्हें प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कहा जाता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है कि ये हेल्प करते हैं ट्रांसफर और मीटिंग में दो काइंड्स ऑफ गेमीट्स की, और डेवलपमेंट ऑफ एग अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी तक जो भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन्हें एक्सेसरी पार्ट्स में माना जाता है। इसके साथ ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में नहीं गिनाए जाते, क्योंकि इनका काम रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसा हमने पढ़ा, टेस्टिस एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को, जो कि मेल गैमीट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। स्पर्म डक्ट, जिसे वाज डिफरेंस भी कहा जाता है, ये टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन में और उसके बाद उसके ट्रांसपोर्ट और सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो उनमें आता है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
ये सेमिनल फ्लूइड जो बनता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसके बाद पेनिस होता है जो कि स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और यूरेथ्रा इनसाइड होता है पेनिस के, जो कि स्पर्म्स को कन्वे करने में हेल्प करता है स्पर्म डक्ट्स के बाद। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं, आपने अगर 10th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। जब बर्थ होती है उसके बाद ये टेस्टिस बाहर आ जाते हैं, ये स्टोर होते हैं एक सैक ऑफ स्किन में जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। इस स्क्रोटम के थ्रू क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है टेस्टिस का उसे थोड़ा नीचे मेंटेन किया जाता है। मतलब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर स्पर्म्स की सर्वाइवल नहीं हो सकती है, इसीलिए क्या होता है कि टेस्टिस को बाहर रखा जाता है बॉडी के एक सैक में जिसे स्क्रोटम कहा जाता है, और इस स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री लोअर होता है। यहाँ पर एक हमें कंडीशन देखने को मिलती है कि होता क्या है कि बर्थ और बेबी के बाद स्क्रोटम डिसेंड कर जाता है, मतलब स्क्रोटम बाहर आ जाता है बॉडी के, लेकिन कुछ केसेस में ये चीज़ नहीं होती है और वहाँ पर इनफर्टिलिटी या फिर स्टेरिलिटी जिसे कहते हैं वो चीज़ देखने को मिलती है। इसी के बाद हाई टेम्परेचर परमिट नहीं करता है मैच्योर करने में। यहाँ पर स्क्रोटम किस तरह से टेम्परेचर रेगुलेट करता है उसके बारे में दिया गया है कि स्क्रोटम वॉल अपने एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से हेल्प करती है टेम्परेचर रेगुलेट करने में। जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो स्क्रोटम वॉल लूज हो जाती है और वो एक लार्जर सरफेस एरिया से ज़्यादा हीट बाहर निकाल पाती है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, कूल हो जाता है, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है ताकि वार्मथ बना रहे उस टेस्टिस के अंदर। तो इस तरह से स्क्रोटम वॉल, मतलब स्क्रोटम जो सैक है उसके वॉल्स किस तरह से हमें स्पर्म्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने में और स्पर्म्स के मैच्योरेशन होने में हेल्प करते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद है टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो टेस्टिस के अंदर एक टेस्टिस असल में एक कैप्सूल में होता है जो कि 15 से 20 लोब्स में पार्टीशन होता है। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। एक एक लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पर स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया जाता है। स्पर्म्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये आप याद रखिए कि स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल सेल्स के फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। इंटरस्टिशियल सेल्स ये पैकिंग टिश्यूज होते हैं जो कि कॉइल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रफ डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और यहाँ पर हमें बाकी ऑर्गन्स के रिलेशन में भी दिखाया गया है कि आखिर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किडनी से जहाँ पर आता है ये ब्लैडर के अंदर, वहीं पर ये सारे ट्यूब्यूल्स भी आते हैं ब्लैडर के बाद। ये जैसा हमने ऊपर देखा था कि यूरेथ्रा के थ्रू ही जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें निकाला जाता है बॉडी से, और ये हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम, मतलब एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की गई है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ये वाला डायग्राम भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपसे कोई पार्ट लेबल करने के लिए दे दे एग्जाम के अंदर। टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है, किस तरह से हमने जैसा ऊपर पढ़ा कि अलग अलग पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। एपिडिडाइमिस वगैरह के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिग सेल्स भी कहते हैं और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि जो हम एंडोक्रीन सिस्टम वाला चैप्टर या फिर एंजाइम्स वगैरह के बारे में जहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन लेडिग सेल्स में प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन असल में हेल्प करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में होते हैं उन्हें डेवलप करने में। The sperm producing cells of seminiferous tubules keep multiplying and produce sperms. The mature sperms pass into small network of tubes. From the network arise 12 to 14 ducts जिसे efferent ducts कहा जाता है। हमने इसके बारे में अगर आपको याद होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा है कि कैसे अफेरेंट जो कि जिसमें ए होता है एफेरेंट डक्ट्स लाते हैं और एफेरेंट मतलब जिसमें ई होता है वो ले जाते हैं वहाँ से दूर। तो ये चीज़ हमें यहाँ भी अप्लाई करनी है कि ईफेरेंट डक्ट्स बाहर ले जाते हैं स्पर्म्स को जो कि जॉइन होते हैं एक स्मॉल ट्यूब्यूलर नॉट में जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। ऊपर हमने देखा था डायग्राम में एपिडिडाइमिस ठीक बाहर होता है इस टेस्टिस के और यहाँ पर काफ़ी डेंस नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। इसमें क्या होता है कि स्पर्म्स के मैच्योर होने का लोकेशन यही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटिंग लाइक अ कैप ऑन द अपर
pole of the testis, the epididymis is continued by the side of the testis up to its back, from where a distinct tube, sperm duct, जिसे vas deferens भी कहा जाता है, वो arise होता है. The epididymis internally contains a single coil tube, जिसकी लेंथ 6 मीटर्स होती है. तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉइल्ड है वो एपिडिडाइमस कि एक 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब इतने कम एरिया में स्टोर्ड है, which transverses from the upper part of the testes to its back and then it continues into the sperm duct. The epididymis stores the sperms for some days during which they mature and become motile. मोटाइल का मतलब होता है मूविंग के कैपेबल होना, और यहाँ पर एपिडिडाइमस के अंदर ही ये देखा जाता है कि स्पर्म्स मोटाइल होते हैं और मैच्योर होते हैं. जैसा हमने देखा था, स्पर्म्स की मैच्योरिटी के लिए ही ये जो टेस्टिस होता है वो एक स्क्रोटम में स्टोर्ड होता है, और ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एपिडिडाइमस भी टेस्टिस से जुड़ा होता है और इसीलिए ये भी स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसकी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है. आगे हम लोग देखें स्पर्म डक्ट, जिसे वास डिफरेंस भी कहते हैं. अराइज फ्रॉम ईच टेस्टिस ट्रैवल अपवर्ड इनटू द एब्डोमेन पासिंग थ्रू इंग्विनल कैनाल. The inguinal canal originally is the one which allows the descent of testis along with their ducts, blood vessels and nerves. जो हमने देखा था ऊपर कि बर्थ के बाद जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड जो करते हैं स्क्रोटम के अंदर, तो वो चीज़ इसी इंग्विनल कैनाल से होती है. बस ये वास डिफरेंस भी इसी इंग्विनल कैनाल के थ्रू पास करता है. समटाइम्स ड्यू टू प्रेशर इन द एब्डोमेन द इंटेस्टाइन बल्जेस इनटू द स्क्रोटम थ्रू द इंग्विनल कैनाल एंड कॉजेज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया. ये चीज़ भी आपको याद रखनी कि जो हर्निया की डिजीज होती है उसका कॉज ये होता है. कभी कभी इंटेस्टाइन्स भी इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू डिसेंट कर जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, तो उसे हर्निया कहा जाता है. द टू स्पर्म डक्ट्स लूप ओवर द यूटेरस ureters on their side come together and join the median duct or the urethra at the back of urinary bladder. जैसा हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा था कि किस तरह से ये स्पर्म डक्ट्स जाकर यूरेथ्रा के अंदर मीट कर रहे थे, यूरेथ्रा के थोड़े पीछे, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद है एक्सेसरी ग्लैंड. जैसा हमने ऊपर देखा था, एक्सेसरी ग्लैंड्स सेमिनल फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं. तो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं उनमें सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल. ये एक लॉब्यूलेटेड ग्लैंड्स है, इसमें लॉब्यूल्स होते हैं, लोकेटेड बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. द डक्ट फ्रॉम ईच सेमिनल वेसिकल जॉइन द करस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट जस्ट बिफोर इट यूनाइट्स विद द यूरेथ्रा. तो यहाँ पर कहाँ पर इनकी डक्ट्स मीट कर रही हैं वो भी याद रखने वाली चीज़ है. तो ये आप याद रखें कि ये यूरेथ्रा पर जहाँ पर मीट करती है उससे थोड़ा ही पहले सेमिनल वेसिकल की डक्ट इससे मीट करती है. उसके बाद है प्रोड्यूस अ सेक्रीशन व्हिच सर्व्स एज मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म्स. द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड द स्पर्म प्रोड्यूस अ मिल्की फ्लूइड जिसे सेमेन कहा जाता है. तो सेमेन और सेमेन में क्या क्या होते हैं ये भी आपको याद रखना है कि सेमेन बनता कैसे है. तो सेमिनल वेसिकल के जो सेक्रीशंस होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं स्पर्म्स की, और इसे ही सेमेन बनाने में हेल्प मिलती है. In the sperm duct, the sperms are sluggish, but by the addition of this secretion, they become active. मतलब sperms का जो पहले नेचर होता है वो बहुत मोटाइल नहीं होता, उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है और इसीलिए ये फ्लूइड हेल्प करता है उनकी ट्रांसपोर्टेशन में, उसे थोड़ा सा मोटाइल बनाकर, थोड़ा सा एक्टिव बनाकर. उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड. ये एक अल्कलाइन सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है. इसके जो मेजर फंक्शन है वो आप याद रखें कि ये अल्कलाइन सेक्रीशन ऐड करता है सेमेन में, जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिड इन फीमेल्स वेजिना को. ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मेजर फंक्शन है वो यही है कि वो एक अल्कलाइन सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है. इसके साथ ही अगर मेल यूरिनरी सिस्टम में कोई एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाए तो उसे भी ये बैलेंस करने में हेल्प करता है. उसके बाद है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो इसका जो सेक्रीशन होता है वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है. ये ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इनके जो सेक्रीशंस होते हैं उनका क्या फंक्शन देखा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. उसके बाद है पेनिस. तो पेनिस स्क्रोटम के आगे सिलिंड्रिकल इन शेप होता है. ये पासिंग आउट ऑफ बोथ सेमेन एंड यूरिन में हेल्प करता है. जैसे हमने ऊपर देखा था कि इसके अंदर यूरेथ्रा होता है और उस यूरेथ्रा के थ्रू सेमेन और यूरिन दोनों निकलता है हमारे बॉडी से. इट इज़ हाईली वास्कुलर ऑर्गन हैविंग इरेक्टाइल टिश्यूज एंड वास्कुलर स्पेसेस. इरेक्टाइल टिश्यूज होते क्या है कि वो इरेक्शन में हेल्प करते हैं पेनिस के, और इसीलिए यहाँ पेनिस में ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. Under the influence of sexual stimulation, blood flows in large amount into the penis and enters into the vascular spaces or sinuses, which makes it rigid and erect. Expansion of these spaces compresses the veins and thus blood cannot drain out. Such condition of penis is called erection.
जैसा मैंने आपको बताया, इरेक्टाइल टिश्यूज और जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ब्लड फिल हो जाने के कारण वो इरेक्शन का प्रोसेस होता है। अगला हम लोग बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो हैं पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, एक यूटेरस, वेजाइना और वल्वा। इसके फंक्शन के बारे में हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ओवरीज। ओवरीज हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और ये यहाँ पर एक एग का प्रोडक्शन होता है जिसे ओवा भी कहा जाता है। नॉर्मली ओनली वन एग मैच्योर्स इन ईच ओवरी ईच अल्टरनेटिव मंथ, मतलब एक ओवरी में हर ऑल्टरनेटिव मंथ एक एग का प्रोडक्शन होता है। अ मैच्योरिंग एग कंटेन इन अ सेलुलर सैक इज कॉल्ड अ फॉलिकल। एक फॉलिकल किसे कहा जाता है ये आपको याद रखने की जरूरत है, और फॉलिकल के अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉलिकल में जब एग लार्ज हो जाता है और उसके साथ ही एक फ्लूइड फिल हो जाता है फॉलिकल के अंदर, तो उसे ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। इस ग्राफियन फॉलिकल जब और मैच्योर करता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल बल्ज आउट हो जाता है ओवरी से, और फिर oogenesis एक प्रोसेस होता है जहां पर ओवा प्रोड्यूसिंग सेल मैच्योर ओवम को राइज देता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स के प्रोडक्शन को और oogenesis ओवा के प्रोडक्शन को कहा जाता है। उसके साथ ही ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें रप्चर करता है फॉलिकल और एग रिलीज हो जाता है। ये एग पिकअप होता है फिम्ब्रे जो कि सीलिया होता है। होता क्या है कि ओविडक्ट के ओपनिंग पर सीलिया की तरह प्रेजेंट होते हैं कई सारे फिम्ब्रे, और ये पिकअप करते हैं एग को जब वो रिलीज होता है फॉलिकल से। ये उसके बाद जो फॉलिकल बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का नाम ही आया है येलो बॉडी से, और ये एक येलो कलर्ड बॉडी भी होती है। इससे दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ये हार्मोन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने, क्योंकि ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सबसे पहला है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन सेक्रीट होता है फॉलिकल का ओव्यूलेशन के पहले, और यूटेरस के बाद, मतलब यूटेरस को प्रिपेयर करती है एम्ब्रियो के प्रोडक्शन, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, उसे प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं। आपको ये सारे डायग्राम्स याद होने चाहिए, क्योंकि इनका आपको पूछा जा सकता है इसके फंक्शन के बारे में। आपको कोई पार्ट लेबल करने के लिए दे दिया जाए, या फिर किसी लेबल्ड पार्ट के अलग अलग आपको फॉर्मेशन के या फिर उसके फंक्शन के क्या क्या प्रोसेसेस में क्या काम है, ये पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लें। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में, या फिर ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी आसानी से मिल जाएंगी, आप उसे एक बार पढ़ लें ज़रूर। उसके बाद है कि ओवम और एग सेम चीज़ नहीं होती। जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक चिकन्स एग ले लें तो वहाँ पर हमें ओवा के अलावा कई सारी और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ओवम एक सिर्फ फीमेल गैमेट को कहा जाता है। उसके बाद है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ये यूटेरिन ट्यूब भी कहलाते हैं। इसमें 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है जो कि कोरेस्पॉन्डिंग ओवरी के पास इसमें एक फनल शेप ओपनिंग होती है जिसे ओविडकल फनल कहा जाता है। जैसा हमने ऊपर देखा था, एग के प्रोडक्शन के बाद उस एग को पिकअप करने का या फिर कैच करने का काम इसी फनल का होता है, और इसमें मौजूद जो सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका होता है। Cilia lining the funnel help to pick up and push the released ovum into the oviduct. Subsequently, the waves of muscular contraction, जिसे पेरिस्टाल्सिस भी कहा जाता है। पेरिस्टाल्सिस हमने कई बार देखा है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखा था पेरिस्टाल्सिस का काम कैसे होता है। तो इसी पेरिस्टाल्सिस, जिसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, इसके थ्रू ओविडक्ट के वॉल से एग को पुश किया जाता है यूटेरस के अंदर। अगला है यूटेरस। यूटेरस एक पियर शेप्ड हॉलो ऑर्गन है जो कि मस्कुलर होता है। ये पेल्विक कैविटी में सिचुएट होता है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। इसमें दो रीजन्स होते हैं मेजर, एक अपर वाइडर पोर्शन जो कि दो ओविडक्ट्स को रिसीव करता है, और एक लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जिसे सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स का एक हम अगर जनरल ट्रांसलेशन करें तो वो नेक होता है, सर्विक्स कहलाता है क्योंकि एक नैरो पोर्शन होता है यूटेरस का, इसीलिए। उसके बाद है वेजाइना। वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये लोअर एंड ऑफ यूटेरस से शुरू होकर बाहर तक स्प्रेड होती है, और ये मेल पेनिस को रिसीव करने का काम करती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, कॉप्यूलेशन के प्रोसेस में टू बी मोर स्पेसिफिक। और इसमें ग्रेट इलास्टिसिटी होती है जो कि बेबी के पासेज में हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। इसके साथ ही ओपनिंग ऑफ वेजाइना यंग फीमेल्स में एक
हम कह सकते हैं कि थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसे हाइमेन कहा जाता है। ये हाइमेन रैप्चर भी कर जाता है अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज किया जाए या फिर कोई डिजीज अगर चाइल्डहुड में हो तो इसके कारण हाइमेन पहले ही रैप्चर कर सकती है। उसके साथ है वल्वा। वल्वा एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अगर डिस्कस करें तो इसके साइड्स में 2 स्मॉल फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जिसे लेबिया माइनोरा कहा जाता है, जिसका ट्रांसलेशन लेसर लिप्स भी होता है, और इसमें हिडन बाई एक लार्जर हेरी फोल्ड होता है जिसे लेबिया मेजोरा कहा जाता है, मतलब ग्रेटर लिप्स। इस फोल्ड इक्विवेलेंट माना जा सकता है मेल स्क्रॉटम के, जैसा हमने ऊपर स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर देखा था वैसा ही हम मान सकते हैं कि ये फीमेल्स के बॉडी में प्रेजेंट होता है। The uppermost angle of the vulva in front of the urethral opening is located a small erectile clitoris जो highly sensitive होता है और मेल पेनिस के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। प्यूबर्टी के बारे में आपने पढ़ा है कि कैसे ये फीमेल्स में थोड़ा पहले आता है और इसके बाद ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट शुरू होता है मेल और फीमेल बॉडीज के अंदर। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में देखा जाता है प्यूबर्टी के दौरान, और इसकी शुरुआत को मेनार्क कहा जाता है और इसके एंड को मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज अराउंड 45 या 50 के एज के आसपास वुमेन को होता है, और इसका जो साइकिल होता है उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसके अलग अलग फेजेज आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला फेज इसका मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ये 3 से 5 दिन तक लास्ट करता है, जिसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है। ये ब्लीडिंग कॉज होती है शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग रप्चर के कारण। जैसा हमने देखा था कि यूटेरस के वॉल को हर मंथली प्रिपेयर किया जाता है अगर फीटस के डेवलपमेंट के लिए या फीटस को स्टोर करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। तो उस वॉल के रप्चर हो जाने के कारण ये मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होता है और ये 3 से 5 दिन लास्ट करता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है वुमेन के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो द ओवरी बिगिंस टू फॉर्म अ न्यू एग इन अ फॉलिकल। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ही ओवरी में एक नया एग फॉर्म होने लगता है फॉलिकल के अंदर। अगला है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकल ग्रो होने के साथ कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसा हमने ऊपर देखा था कि जब फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा था उस समय कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। इन हार्मोन्स का काम होता है यूटेरिन वॉल को थिकन करना और लॉट ऑफ ब्लड से सप्लाई करना, क्योंकि हम जानते हैं कि वुमेन में ये प्रोसेस हर महीने होता है कि ये अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ये वॉल एक फीटस के ग्रोथ के लिए, एक फीटस को सप्लाई करने के लिए इनफ न्यूट्रिएंट्स। तो यही चीज़ यहाँ फॉलिकुलर फेज में होता है। दिस चेंजेस काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द यूटेरस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग एंड टू प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर एम्ब्रियो। उसके बाद है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है, जैसा हमने ऊपर देखा था। ओव्यूलेशन लास्ट प्रोसेस होता है जहाँ पर फॉलिकल रप्चर करके ओवा को रिलीज कर देता है। ये 13th और 14 डे के आसपास होता है। और उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, जहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, और ये 15 से 28 डेज तक लास्ट करता है, जिसमें यूटेरस की लाइनिंग और थिकन होती है और एम्प्टीड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कॉर्पस फॉलिकल का डेवलपमेंट और उसके साथ साथ यूटेरिन वॉल का जो थिकन होना, और फिर से आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस ऐसे जाती है और फिर से यहाँ से ये चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी और फिर ल्यूटियल फेज, जिसके बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाती है और ये प्रोसेस हर महीने चलता है। अगला हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। फर्टिलाइजेशन के बाद वाला प्रोसेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इससे जो मेजर पोर्शंस आपको पढ़ के चलना है वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन आपको पता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अ फ्यू डेज सून आफ्टर ओव्यूलेशन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन आर द मोस्ट फेवरेबल फॉर कंसेप्शन बिकमिंग प्रेग्नेंट। ये चीज़ क्यों होता है? क्योंकि ओव्यूलेशन के कुछ दिनों बाद, जैसा हमने देखा था कि ऊपर यूटेरस की वॉल भी प्रिपेयर हो रही होती है, और ओव्यूलेशन के कुछ ही दिनों बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर ज़ाइगोट फॉर्मेशन का चांसेस हाई होता है, और ये सारी प्रोसेसेस को यूज़ किया जा सकता है अगर हमें चाइल्ड बर्थ करवाना है तो। उसके बाद स्पर्म्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। स्पर्म में एक मेजर चीज़ आपको याद रखने वाली ये है कि स्पर्म के हेड पर एक एक्रोजोम नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है। ये एक्रोजोम हेल्प करता है फीमेल एग के हम कह सकते हैं आउटर वॉल को ब्रेक करने में, और स्पर्म के अंदर जो गैमीट्स प्रेजेंट हैं उन्हें अंदर की तरफ पहुँचाने में ये एक्रोजोम हेल्प करता है उस वॉल के रप्चर करवाने में।
स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेल होती है जो कि इसे हाईली मोटाइल बनाती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है इसके थ्रू। न्यूक्लियस एक जेनेटिक मटेरियल का, जैसा हम जानते हैं 22+X या 22+Y होता है। अपने ऊपर हेरिडिटी वाले चैप्टर में, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर X और X मिलते हैं तो एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, और X और Y मिलते हैं तो एक बॉय चाइल्ड या फिर मेल चाइल्ड का बर्थ होता है। और अगर इसमें कोई और भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं तो उसके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था जेनेटिक वेरिएशंस वाले चैप्टर में। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस को डायग्रामेटिकली दिया गया है कि एग शोइंग एग न्यूक्लियस, फिर वहाँ पर स्पर्म्स की अप्रोच, वहाँ पर स्पर्म, एक ही स्पर्म वहाँ पर इम्प्रेग्नेट कर पाता है उस वॉल को, और उसके बाद ये यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म का होता है वो एटीपी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि स्पर्म को जो स्विम करने में, मतलब उसको मोटाइल करने में, उसके मूवमेंट में जो एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। और टेल लैशिंग मूवमेंट्स करता है प्रोपल्शन करने के लिए। उसके बाद इम्प्लांटेशन, और जिसे कंसेप्शन कहा जाता है, और प्रेगनेंसी। फर्टिलाइज्ड एग जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करने लगता है, उस डिवीजन के प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है, और ये ऐसे 2, 4, 8, 16 करके, जैसा हम लोग जानते हैं इंटू 2 के टर्म्स में ये डिवीजन होता है, और वहाँ से एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेजेस जो होते हैं जाइगोट के डिवीजन के दौरान वो भी पता होने चाहिए। मॉर्यूला एक स्टेज होता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मॉर्यूला भी अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और 4 सेल मॉर्यूला मेनली हम कहते हैं 8 सेल वाले स्टेज को, तो 4 सेल, 2 सेल, इस तरह से क्लीवेज आते जाता है। फर्स्ट माइटोसिस, एक एक करके डिवीजन होते जाता है, तो लास्टली मॉर्यूला बनता है, और उसके बाद एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है जो कि इम्प्लांट हो जाता है इस यूटेरस वॉल के ऊपर। जैसा हम लोग जानते हैं कि मंथली जो यूटेरस वॉल प्रिपेयर होती है वो इसी इम्प्लांटेशन के लिए होती है। उसके बाद है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक मेजर ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि मेनली मतलब रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली तो नहीं, पर फीटस के ग्रोथ जब हो रहा होता है उस समय ये हेल्प करता है। और यहाँ पे आपको मेजर जो याद रखने वाली चीज़ वो ये है कि कौन कौन से मटेरियल अंदर और बाहर आते हैं। तो फीटस से मदर में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, जबकि मदर से फीटस में ये सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं प्लेसेंटा के थ्रू ही। प्लेसेंटा का ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक अम्बिलिकल कॉर्ड भी इसे कहा जाता है, जिसे बर्थ के बाद कट कर दिया जाता है। और उसके बाद permeability ऑफ प्लेसेंटा हम लोग देख सकते हैं। प्लेसेंटा इज परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट एंड ऑल्सो एंटीबॉडीज, बट इट डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ जर्म्स फ्रॉम मदर टू फीटस। यहाँ पर एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि HIV जो कि एड्स का वायरस है, वो वायरस इस प्लेसेंटा को भी पास कर जाता है। इसीलिए एड्स का जो डिजीज़ होता है ये एडवाइस किया जाता है कि जिन पेरेंट्स को एड्स है वो लोग चाइल्ड बर्थ ना करें, क्योंकि चाइल्ड में भी ये डिजीज़ आ सकता है। प्लेसेंटा एक एंडोक्रीन ग्लैंड का भी काम करता है। ये भी यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि प्लेसेंटा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करता है वुमेन के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन इन यूरिन प्रोवाइड्स अ सर्टेन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी के टेस्ट होते हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस ही इंडिकेट करती है। उसके बाद है पार्ट्यूरेशन का प्रोसेस, जिसे बर्थ गिविंग भी कहा जाता है। यहाँ पर मेन चीज़ याद रखने वाली ये है कि न्यूबॉर्न अनाउंसेस इज अराइवल बाई लेटिंग आउट अ शार्प क्राई। ये शार्प क्राई क्यों होता है? क्योंकि रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है एक चाइल्ड का, उसे क्लियर किया जाता है इस क्राई के थ्रू। जेस्टेशन पीरियड भी याद रखने वाली चीज़ हो सकती है। जेस्टेशन पीरियड मेनली हम लोग जो याद रखते हैं वो सर्टेन एनिमल्स, फार्म एनिमल्स जैसे काऊ, गोट वगैरह, जहाँ पर मिल्च एनिमल्स जो होते हैं उनके जेस्टेशन पीरियड याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो आपको हो सकता है फार्म प्रोड्यूस वाले चैप्टर में पूछा जाए, और वैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स के जेस्टेशन पीरियड याद रखने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है स्टेजेस ऑफ बर्थ का, ये भी आप एक बार देख सकते हैं। वैसे इससे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।